काली जेठानी की गर्मी में कामचोर गोरी देवरानी। सासू माँ जल्दी से गृह प्रवेश कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ शनाया बहू, इस कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जा। शनाया गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है और सुषमा कहती है, हमारे परिवार में तेरा स्वागत है बहू। ये तेरी जेठानी मेघा है और ये उसकी दोनों बेटी गौरी और पूजा, और ये तेरे जेठ जी और मैं तेरी सास और ये तेरे ससुर। अपनी सास को सभी से मिलाते देखकर शनाया गुस्से में मन में कहती है, सासू माँ फैमिली का इंट्रोडक्शन तो ऐसे दे रही है जैसे क्रिकेट टीम खड़ी करनी है। शनाया कुछ बोल, वरना ये मिलने मिलाने की मीटिंग लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, आप दहेज का सारा सामान देख लीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। बड़ी बहू जा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दे। जी माँ जी। अपनी जेठानी का काला रंग देखकर गोरी घमंडी देवरानी उसे घूर घूर कर देखती है। तभी अगले दिन कोई देवरानी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। इतनी सुबह सुबह कौन है? दरवाजा खोलिए देवरानी जी, सुबह हो गई। क्या मुसीबत है, इस कैपेचिनो को चैन नहीं है, सुबह सुबह परेशान करने चली आई। ये कहकर शनाया दरवाजा खोलती है। गुड मॉर्निंग देवरानी जी, जल्दी से नहाकर नीचे आ जाइए, माँ जी ने बुलाया है। शनाया जल्दी से रेडी होकर रसोई में आती है। तभी सुषमा कहती है, आ गई छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो तू छोले पूरी, रायता और मीठे में गाजर का हलवा बना देना। और हाँ, तेरे ससुर जी पूरी नहीं खाते तो उनके लिए रोटियां सेक देना। जी अच्छा सासू माँ। ऐसा कहकर देवरानी किचन में आकर बर्तन पटकते हुए पहली रसोई का खाना बनाती है। तभी उसका पति पूरब किचन में आता है। क्या बात है, मेरी प्यारी बीवी खाना बना रही है। पूरब प्लीज गो अवे, मैं पहले ही गर्मी से परेशान हूँ, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। और हाँ, मैं जो दहेज में एसी लाई हूँ उसे हमारे कमरे में सेट कर देना। ठीक है। कमाल है, अभी तो अप्रैल का महीना ही है, इतनी गर्मी भी नहीं, और इस मैडम को अभी से इतनी गर्मी लग रही है तो पता नहीं मई जून में क्या होगा। इसके बाद गोरी घमंडी बहू पहली रसोई में बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसती है। अरे वाह शनाया बहू, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ बहू, और ये गाजर का हलवा तो गजब का बना है, खाते ही मुंह में घुल गया। सभी को बस ठूसने की पड़ी है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं कि मैं पसीने से नहा धोकर खड़ी हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद बहुत ज्यादा गर्मियां शुरू हो जाती हैं, मगर कामचोर देवरानी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। तभी एक दिन जब शनाया एसी की ठंडी हवा में मजे से अपने कमरे के बेड पर बैठी मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी सास वहां आकर बोलती है, अरे छोटी बहू, तेरी शादी को 1 महीना हो गया, वहाँ तेरी जिठानी सारा दिन गर्मी में किचन में काम करती है और तू बस अपने कमरे में जमी रहती है। इस घर को संभालने में तेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। सास की डांट सुनकर कामचोर देवरानी मन ही मन कामों का कैलकुलेशन करने लगती है। गर्मी में काम करने का मतलब अपने गोरे रंग की वाट लगाना। नो 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 नो, मैं अपनी ब्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, वरना मेरा रंग भी उस कैपेचिनो के जैसे काला पड़ जाएगा। कुछ सोच शनाया। माँ जी अब आपको क्या बताऊं, जेठानी जी को अकेले भरी गर्मी में काम करता देखकर मेरी तो आंखें भर आती हैं। मगर क्या करूं, माँ ने मुझे कहा था कि जब तक हाथों की मेहंदी नहीं छूटती काम नहीं करना चाहिए, वरना अपशगुन होता है। अरे ऐसे भी कौन सी मेहंदी लगाई है तूने जो महीने भर में नहीं छूटी? एशियन पेंट की पुताई तो है नहीं जो सालों साल चलेगी। ये सारी बहानेबाजी मैं खूब समझती हूँ। चल उठ और जाकर किचन में कटहल काट। सास को भड़कता देखकर कामचोर देवरानी भीगी बिल्ली की तरह किचन में आकर कटहल काटती है। तभी किचन में हो रही गर्मी से देवरानी के चेहरे का मेकअप छूटने लगता है। तभी मेघा की बेटी पूजा पानी पीने किचन में आती है। अले अले दे तो ताती का तेला इतना गंदा लग रहा है। देवरानी जी, गर्मी के कारण आपके चेहरे का मेकअप गायब हो गया है। अपनी जेठानी और उसकी बेटी को खुद का मजाक बनाता देखकर गोरी घमंडी देवरानी गुस्से में कटहल फेंक कर कहती है, यू ब्लडी ब्लैक टी, तुम दोनों काली कलूटी माँ बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की? जाओ जाकर एक बार खुद का चेहरा आईने में देखो, दिन दहाड़े अंधेर मचाए रहती हो, भद्दी बदसूरत कहीं की। ऐसा कहकर शनाया गुस्से में अपने कमरे में जाकर एसी में बैठ जाती है। वहीं काली भोली जेठानी भरी गर्मी में खाना बनाती है, जिसमें कि उसकी दोनों काली बेटियां पूजा और गौरी उसका हाथ बटाती हैं। इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। क्या नाटक किया मैंने, मुझे तो आईफा अवार्ड मिलना चाहिए।
देवरानी सारा दिन अपने कमरे में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी के मजे लूटती है। वहीं लाचार काली जेठानी अकेले ही सारा घर संभालती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, मगर देवरानी के काम चोरी की लत नहीं छूटती। वहीं दूसरी तरफ एक सुबह से रात ढलने तक काम करने के कारण मेघा थकी थकी रहने लगती है। माँ, आप तो देख ही रही हो, सारा दिन गर्मी में काम करने के कारण मेघा कमजोर होती जा रही है। आप शनाया को कुछ समझाइए। ठीक है बेटा, मैं आज ही कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा सोचने लगती है। तभी उसका पति गोपाल कहता है, अरे क्या हो गया भाग्यवान, बड़ी परेशान हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। आखिर ऐसा क्या करूं कि शनाया बहू काम चोरी करना छोड़कर अपनी जिम्मेदारी समझे। मेरी मानो तो तुम दोनों बहू के बीच सुबह शाम का काम बांट दो। ये सुनकर सुषमा अपने दोनों काली गोरी बहुओं को अपने पास बुलाती है। ओ गॉड सासू माँ, यहाँ कितनी गर्मी है। मेरा कमरा कश्मीर की तरह ठंडा है, मगर हॉल की हालत लद्दाख और रेगिस्तान की तरह गर्म है। इतनी भी क्या कंजूसी करना, एक एसी खरीदकर हॉल में लगवा लीजिए। बहू, अपनी ये एसी बीसी की बातें छोड़। मैंने तुम दोनों को दूसरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। आज से मैंने तुम दोनों के बीच आधा आधा काम बांट दिया है। अब से बड़ी बहू सुबह का काम करेगी और तू शाम का। काम करने की बात सुनकर गोरी देवरानी का मुंह बन जाता है। आई एम सॉरी सासू माँ, मुझसे इतनी गर्मी में कोई काम नहीं होगा। और वैसे भी ये कांताबाई वाले काम ना मेरी काली जेठानी पर ही सूट करते हैं। मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, मुझे काम धाम नहीं होता। बहू, तू कोई छुई मुई नहीं जो मुरझा जाएगी। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर काम नहीं होगा तो उठा अपना बोरिया बिस्तर और मायके जाकर मजे कर। ये सुनकर घमंडी शनाया काम के लिए मान जाती है। फिर उसी शाम, शनाया बहू, शाम ढल गई है, चाय तो बना दे। ओ गॉड ससुर जी, इतनी गर्मी में चाय पीना जरूरी है क्या? सुबह जेठानी जी ने बनाई तो थी चाय। अब तेरे अठन्नी चवन्नी वाले काम चोरी के बहाने काम नहीं आएंगे। जाकर चाय बना। शनाया की बहानेबाजी काम नहीं आती और उसे भरी गर्मी में चाय बनाना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरता है, जिसे गर्मी में घमंडी कामचोर देवरानी को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और एक दिन, ओ गॉड, एक तो ये जानलेवा गर्मी, उस पर ससुराल वालों की फरमाइश ने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया है। अब कुछ तगड़ा बहाना बनाना पड़ेगा, वरना दिन रात इस गर्मी में आलू की तरह उबलना पड़ेगा। शनाया ऐसा सोच रही होती है, तभी अपनी जेठानी को किचन में आता देख वो बेहोश होने का नाटक करती है। देवरानी जी, आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? मेघा शनाया को कमरे में ले जाती है। तभी सभी कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। देवरानी जी, आपको अचानक क्या हो गया था? पता नहीं जेठानी जी, कुछ दिनों से मेरा जी कच्चा सा हो रहा है। उल्टियां भी आ रही हैं और किचन में जाते ही बेचैनी, पसीना, घबराहट हो रहा है। मुबारक हो देवरानी जी, आप माँ बनने वाली हैं। अब से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस आराम कीजिए। कामचोर देवरानी अपनी चंट चाल में कामयाब हो जाती है। एक बार फिर घर की जिम्मेदारियां भोली जेठानी पर पड़ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुषमा डॉक्टर को घर बुलाती है। बहू, ये डॉक्टर डिकोस्टा है, तेरे चेकअप के लिए आए हैं। माँ जी, डॉक्टर की क्या जरूरत थी? जरूरत है डिक्री, अभी हमको चेकअप करने दो। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद ही शनाया का झूठ पकड़ा जाता है। डॉक्टर साहब, शनाया और उसका बच्चा ठीक तो है ना? ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये खुशखबरी नहीं रही बाबा, खुशखबरी है। क्या हुआ छोटी बहू, तेरा भेद क्या खुला? तू तो भीगी बिल्ली बन गई। देवरानी जी, आपने झूठ बोला, मगर क्यों? क्योंकि मैं काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। देवरानी जी, आखिर कब तक तुम कामों से भागती रहोगी? जेठानी जी, अब मैं आपकी हेल्प कराऊंगी, क्योंकि बहाने बनाकर और झूठ बोलकर मैं भी थक गई हूँ और मुझे समझ आ गया है कि मैं काम से हमेशा नहीं भाग सकती। आखिर में शनाया काम चोरी छोड़कर अपनी जेठानी के साथ बिना मुंह बनाए मिल बांट कर जिम्मेदारियां निभाने लगती है। आज खुशी के लिए बड़ा ही खुशी का दिन था, क्योंकि आज उसके चारों भाई रमन, रोहन, रोहित और राज की शादी हो गई थी। आओ बहू, स्वागत है तुम चारों का अपने इस नए घर में। अब से ये घर तुम्हारा है और इस घर की सारी जिम्मेदारी भी। हाँ भाभी, अगर आपको यहाँ किसी भी चीज की कमी लगे तो आप अपनी इस नंद को बोल सकती हो। खुशी, अपनी भाभियों को उनके कमरे तक ले जा, चारों थोड़ा आराम कर लेंगी। थोड़ी देर के बाद इनकी मुंह दिखाई की रस्म भी है। ठीक है माँ। भाभी, आप चलिए मेरे साथ में, आप सबको आपके कमरे दिखा देती हूँ।
खुशी अपनी सभी भाभियों को उनके कमरे में ले जाती है और उनकी मुंह दिखाई में पहनने के लिए कपड़े भी दे देती है, जिसके बाद वो चारों तैयार हो जाती हैं और मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाती हैं। आ गई तुम चारों, यहाँ बैठ जाओ। अरे वाह, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। लगता है बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर लाई हो अपनी बहुओं को। हाँ, ऐसा ही समझ लो। काकी, अब मेरी प्यारी भाभियों को नजर मत लगा देना, वरना मुझे इनकी नजर उतारनी पड़ेगी। अरे, तेरे होते हुए तुझे तेरी भाभियों की नजर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू अपनी भाभियों के साथ रहेगी तो बिल्कुल काले टीके का काम करेगी। हर काले टीके के होते हुए तेरी भाभियों को नजर नहीं लगने वाली। खुशी भले ही एक बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन लोगों को सिर्फ उसका काला रंग दिखाई देता था, जिसकी वजह से सब हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। कमला, ये कैसी बात कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। तुम्हारी बेटी का इतना काला रंग है, इस रंग का उसे कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। कम से कम उसके इस काले रंग की वजह से उसकी भाभियों को नजर तो नहीं लगेगी। खुशी को अपनी भाभियों के सामने अपने काले रंग की बेइज्जती होता देख बहुत बुरा लगता है और खुशी सोचने लगती है कि ये क्या, मेरी भाभियों के सामने भी मेरे रंग का मजाक उड़ गया। अब तो मेरी भाभी भी मेरा मजाक उड़ाया करेंगी। खुशी इतना सोच ही रही होती है कि तभी चुप हो जाइए, आपका कोई हक नहीं बनता हमारी नंद का मजाक उड़ाने का। आपको शर्म नहीं आती दूसरे के घर में आकर उनकी ही बेटी का मजाक उड़ाते हुए? इसमें शर्म की क्या बात? अब मैं काली को काली नहीं तो क्या गोरी बोलूंगी? अरे, मैं तो कहती हूँ इसकी जल्द से जल्द शादी करा दो। एक तो इसका रंग इतना काला, ऊपर से उम्र बढ़ जाएगी तो जो 2-3 रिश्ते बचे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। फिर जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। बस बहुत हो गया आपका, और बहुत सुन लिया हमने। आप हमारी नंद में खोट निकाल रही हैं। क्या आपने कभी अपने आप को देखा है? आपके खुद के तो सामने के दांत टूटे हुए हैं, और आपने जो कलर से अपने सफेद बालों को छुपाया हुआ है ना, वो भी साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको अपनी और बेइज्जती करवाने का शौक है तो आप आराम से रुक कर करवा सकती हैं, और अगर नहीं है तो आप जा सकती हैं। कमला को अपनी इस बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप से चली जाती है। अपनी भाभियों को अपनी साइड लेते हुए खुशी को बहुत अच्छा लगता है। भाभी, आप सबने मेरे लिए इतना बोला, उसके लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम हमारी नंद कम, हमारी बहन ज्यादा हो, और हमारी बहन को कोई बाहर वाला ऐसे मजाक उड़ाए, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। नंद भाभियों में इतना प्यार देखकर सुनीता को भी बहुत खुशी होती है। खुशी प्रोफेशन से एक डॉक्टर थी। खुशी के डॉक्टर होने की वजह से उसके लिए रिश्ते तो बहुत आते, लेकिन काले रंग की वजह से खुशी को हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक दिन, खुशी, कहाँ हो तुम? देखो हम सब तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हाय भाभी। हाँ जी भाभी, बोलिए। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वाओ भाभी, इतनी प्यारी ड्रेस। लेकिन भाभी, लेकिन क्या, ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर ये मेरे पर अच्छी नहीं लगेगी। मेरा रंग इतना काला जो है। फिर तुमने ये बातें शुरू कर दी। हमने कितनी बार बोला है कि रंग में कुछ नहीं होता है। खुशी, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, समझी? लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप से रेडी हो जाओ, शाम को हमें शादी में भी जाना है, याद है ना तुम्हें? लेकिन भाभी, मुझे मेकअप नहीं आता है, तो मैं कैसे तैयार हूँ? ओफो, तो क्या हुआ? अगर मेकअप नहीं आता तो हम है ना, हम चारों मिलकर तुम्हें रेडी करेंगे। चारों भाभियां खुशी को शादी में जाने के लिए रेडी करती हैं और शाम होते ही सब शादी के लिए निकल जाते हैं, जहां स्वाति को एक तुषार नाम का लड़का दिखाई देता है। अरे तुषार, तुम यहाँ? स्वाति दी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, ये मेरी दोस्त की शादी है। अच्छा, स्वाति, ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड का भाई है, हमारी शादी में ये नहीं आ पाया था। तुषार, देखो ये मेरी भाभी है, और इससे मिलो, ये मेरी नंद है खुशी। हेलो, हाय खुशी। हाय। खुशी और तुषार को आपस में बात करते देख खुशी की भाभियों को बड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन, स्वाति, तुम्हारी फ्रेंड का भाई कैसा है? मतलब उसका घर परिवार कैसा है? तुषार बहुत अच्छी फैमिली से है और बहुत अच्छा लड़का है। वो कुछ टाइम पहले ही लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है। अच्छा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम खुशी और तुषार की शादी करवा दें। कल रात जब दोनों शादी में जैसे बात कर रहे थे ना, तो उनको देखकर लग रहा था कि शायद वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लोग तो मुझे भी रहा था। एक काम करते, मैं और आंचल खुशी से इस बारे में बात करते, और आप दोनों तुषार से इस बारे में बात कर लो। इतना कहकर महिमा और आंचल खुशी के पास चले जाते हैं और स्वाति हर्षिता तुषार के पास चले जाते हैं। हाय तुषार, कैसे हो तुम?
मैं तो ठीक हूँ, पर आपने इतनी अर्जेंट मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? हमें तुमसे खुशी के बारे में कुछ बात करनी थी। आप दोनों को खुशी के बारे में क्या बात करनी है? तुषार, कल रात जब तुम दोनों शादी में एक दूसरे से बात कर रहे थे तो हम लोगों को लगा कि तुम खुशी को पसंद करते हो, इसलिए हम इसी बारे में बात करने आए हैं तुमसे। अगर तुम्हें खुशी पसंद है तो हमें बता सकते हो। भाभी, आपने तो मेरी दिल की बात ही कह दी। मैं आपसे इस बारे में बात ही करने वाला था। मुझे खुशी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुषार की बात सुनकर हर्षिता और स्वाति दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ आंचल और महिमा खुशी से बात करते हैं। एक बात बताओ खुशी, कल रात जब तुम तुषार से मिली तो वो तुम्हें कैसा लगा? भाभी, तुषार जी तो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनकी बात करने का तरीका, उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम तेरी शादी की बात करें तुषार से? भाभी, ये क्या कह रही हैं? तुषार जी तो इतने हैंडसम हैं, क्या वो मुझ जैसी काली लड़की से शादी करेंगे? खुशी, सब एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे कहने पर एक बार तुषार से मिल लो। भाभी के समझाने पर खुशी तुषार से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। खुशी, मैंने जब तुमको पहली बार देखा था तो पहली नजर में तुमसे मुझे प्यार हो गया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन आप इतने हैंडसम और इतनी काली हूं मैं, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे शादी करोगी? खुशी तुषार से शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में तुषार और खुशी की शादी हो जाती है और दोनों अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करते हैं।